ये रहा आपका हिंदी का 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर और ये रहा इसका पूरा सोल्यूशन। आज के वीडियो में इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाले हैं। अगर आपका भी पेपर 22 फरवरी को हिंदी का है ना, तो 22 फरवरी को धुआं धुआं करके आओगे। आज के इस वीडियो को देख लेते हो, इस वायरल पूरे पेपर का पूरा अगर सोल्यूशन देख लेते हो तो आपका 70 में 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इसका A to Z सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर कैसे करना है, बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को अगर ये वीडियो देख लेते हो तो धुआं धुआं करके आओगे। सेम ऐसे ही आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है, देख सकते हैं। आज के वीडियो में अच्छे से बताएंगे। और ये जो पेपर है काफी ज्यादा वायरल पेपर है 801 DB कोड का, तो इसका फुल सोल्यूशन देखना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न कि कैसे बोर्ड की कॉपी पर लिखना है। और ये जो तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ लिखने का, यदि आप इस तरीके को बोर्ड में अपना लोगे तो 10 से 20 नंबर आपको मुफ्त में दिए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इतने मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो वो है द्विवेदी युग के। अगला कर है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद यहाँ पर कर है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरणगुप्त की। आधुनिक काल कब से कब तक चला था, तो 1843 से अब तक चला था। मतीराम किस युग के कवि है, तो रीति काल के कवि है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार करके जाना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगला करे सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलो ने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, आ उपसर्ग का। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम क्या होता है, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। क्या होता है, अश्रु होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अश्रु यहाँ पर लिखा है ना, अच्छे से इसको टीका देंगे। कर्तृवाची में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है। काव्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा। अनिश्चित में से सर्वनाम कौन सा है, तो वह सर्वनाम हो जाएगा। अब आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर हम कॉपी पर देखेंगे कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है अच्छे से, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं सेम इसी प्रकार से। तो चलिए अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि खंड ब, जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। जिसमें प्रश्न नंबर 1 कर है कि गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए क्या करें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपका ये गद्यांश अंडरलाइन किया गया कि आप कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में विविधता हो सकती है, समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे खंड ब, उसके बाद लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, उसके बाद प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर 1 लिखकर और ब्रैकेट में गद्यांश लिख देंगे। ठीक। और उसके बाद देखिए ये जो संकेत यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, संकेत में ये आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द लिख देंगे। ठीक है ना, होते हैं तो यह कोई और डैश डैश होते हैं। अब देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ये देखिए आपको पहचाने के लिए बता दें कि ये मित्रता पाठ से लिया गया, यहाँ पर लिख रहा है ना, तो मित्रता पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। उसके बाद इसकी व्याख्या की करनी है, जो अंडरलाइन दिया गया था उसकी व्याख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित उसकी व्याख्या। और इसमें लिखेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि उसके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियां भी समान हो, वरन भिन्न भी स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त भिन्नता देखकर निधन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनुत नम्र व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसका आंसर देंगे कि समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के होने वाले गुणों का अभाव उसे उस गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। तो ये आपका गद्यांश का हो गया। देखिए एक और आपका अथवा करके भी दिया गया है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, तो हमने ऊपर वाला कर दिया, तो अब नीचे वाला हम नहीं करेंगे। ठीक। चलिए यहाँ पर अब 2 नंबर में कहता है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का। देखिए आपका पद्यांश दिया गया है, इसके मतलब आधारित प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पद्यांश दिया गया, इसमें करें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखिए पद्यांश कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यहाँ पर सूदास आ रहा है तो समझ गए कि सूदास द्वारा रचित सुसागर से लिया गया है। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए
एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर पलट ले। हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पद्यांश, उसके बाद संकेत लिखेंगे जो अंडरलाइन किया गया है, इसके आगे का 2 शब्द बहिरे की सुने के, और यहाँ पर लिखेंगे और छत धराई डैश डैश करके, यहाँ पर बहिरे सुने डैश डैश छत धराई हमने लिख दिया। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सुसागर से होते थे। उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाने पर बड़ा व्यक्ति भी सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो जिसमें उपमा अलंकार है तो इसमें लिख दिए, अथवा करके भी एक दिया जाता है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं कि कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 क्या कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए 5 नंबर का। देखिए ये आपका संस्कृत गद्यांश दिया है, इसका कैसे हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, प्रश्नोत्तर 3 का संस्कृत गद्यांश लिखकर संकेत में लिखेंगे ऐसा नगरी डैश डैश भाषायाम कारिता, यानी कि शुरू के 2 शब्द और बाद के 2 शब्द। और उसके बाद लिखेंगे, देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया। तो देखिए नगरी के बारे में आ रहा है, तो नगरी संस्कृत खंड में केवल वाराणसी पाठ में ही नगरी का आया है, वो वाराणसी पाठ से लिया गया। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। उसके बाद हिंदी में अनुवाद क्या लिखेंगे? यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति में प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारासिंह को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा। तो इस तरीके से आप संस्कृत गद्यांश लिखेंगे, अथवा करके भी एक दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया, अच्छे से कर लेना। उसके बाद संस्कृत पद्यांश आता है, इसका हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित करना होता है 5 नंबर का। देखिए एक और दिया है यहाँ पर ऊपर वाला, और अथवा करके भी एक और दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के साथ कि कौन सा वाला हम किए हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 4 का हम अथवा वाला किए हैं, प्रश्नोत्तर 4 अथवा लिखकर हम संस्कृत पद्यांश लिखे। उसके बाद देखिए अथवा वाले में क्या था? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले संकेत लिखेंगे सर्वे भवन्तु डैश डैश दुःखभाग् भवेत्। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से होते थे, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यानी कि कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया जाता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड काव्य का आपको देना है। तो देखिए जो आपके जिला में खंड काव्य लगता है उसी को तैयार करना है, ये अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है। तो देखिए हम कौन सा वाला किए हैं, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर इस साइड पलटेंगे पेज को, देखिए ये जो हम किए हैं हमारे जिले में जो लगता है प्रश्नोत्तर 5 नंबर में, यहाँ पर सबसे पहले खंड काव्य लिख देंगे। और हमारे जिले में जो लगता है 6 वाला का यहाँ पर कर्ण खंड काव्य लगता है, तो इसमें 6 का दूसरा नंबर किए हैं श्री कृष्ण का चरित चित्रण। तो देखिए यहाँ पर 6 का दूसरा लिख दिए और इसमें लिखे श्री कृष्ण का चरित चित्रण। इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के उदार चरित महापुरुष से वे अवतारी पुरुष तथा भगवान के रूप माने जाते हैं, उनके चरित की विशेषता निम्न है। देखिए खंड काव्य आपको मतलब 3 से 4 हेडिंग बनाकर लिख देना अच्छे से। कूटनीतिक में लिखेंगे कर्ण खंड काव्य के प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण का विशेष आते हुए पांडवों के परम हितोषी तथा उनका हर पल ध्यान रखते हैं, समय पर सचेत भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद परिस्थितियों के मर्म में लिखेंगे कृष्ण को भगवान है, वे त्रिकाल दृष्टि भविष्य दृष्टा तथा परिस्थितियों को भली प्रकार समझने में सक्षम है, वे जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। तो परिस्थितियों के मर्मज्ञ में लिख देंगे। और पराक्रम प्रेमी लिखेंगे कि श्री कृष्ण पराक्रम प्रेमी एवं शूर विभीषण का निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं, कर्ण को एक अपराधी योद्धा समझते हैं तथा उसे शौर्य की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो 3 हेडिंग बना देना है, आपका 3 नंबर मिल जाएगा खंड काव्य का। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जाता है क्या, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक। ये लेखक दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है, तीनों को तैयार कर लो, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉपी पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के क लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे लेखक परिचय। और लेखक परिचय लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कौन सा हम लिख रहे हैं, 3 नंबर वाला किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पर 3 नंबर हेडिंग बना दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिए। उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पर लिख देंगे और जीवन परिचय लिखने के बाद इधर साइड में आ जाएंगे और यही बेस्ट तरीका है आपको जीवन परिचय लिखने का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे, इसमें नाम रामचंद्र शुक्ल, पिता चंद्रमणि शुक्ल, माता विभासी देवी, जन्म सन 1884, मृत्यु सन 1941 ईस्वी, रचना रस मीमांसा लिख देंगे अच्छे से। इस तरीके
अच्छे से ही आपको लिख देना, ठीक। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इधर की सारी चीजें आप क्या लिखोगे उससे एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें देखकर आपको फुल मार्क्स दे देंगे। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो आपके 4 ही नंबर दिए जाएंगे, लिख दोगे तो आपके 5 में 5 मिल जाएंगे। और देखिए जीवन परिचय में क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे जन्म और यहाँ पर जन्म स्थान, पिता का नाम और यहाँ पर मृत्यु जो हुई है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और एक रचना लास्ट में लिख देना है, आपको 5 में 5 नंबर फुल मिलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के यहाँ पर ख में पूछा जाता है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तो देखिए इन्होंने पहले वाला किया है गोस्वामी तुलसीदास, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के ख और यहाँ पर लिखेंगे कवि परिचय और फर्स्ट हेडिंग बनाकर लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर जीवन परिचय और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और संक्षिप्त परिचय में नाम तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी, मृत्यु 1623 ईस्वी, रचनाएं कवितावली लिख देंगे। उसके बाद इधर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखकर उसको हाईलाइट कर देंगे, जैसे जन्म हो गया आत्माराम दुबे, यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद जिनके साथ विवाह हुआ उनका ब्लैक पेन से लिख देंगे, गुरु को भी ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद मृत्यु जो हुई थी 1623 ईस्वी में, इसको भी ब्लैक पेन से लिखकर और एक रचना लिख दोगे, आपका 5 का 5 नंबर फुल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है प्रश्नोत्तर मतलब कि प्रश्नोत्तर 7 में कि अपनी मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखे जो स्पष्ट में ना हो 2 नंबर का। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 7 और ब्रैकेट में लिखेंगे श्लोक और यहाँ पर लिखेंगे बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय व्यर्थ समो वीरा वीरभाव ही वीरता। ये एक श्लोक लिख दिया हम अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है अपनी निम्नलिखित में से कहीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वाला, इधर पीछे वाला हम किए हैं तो पीछे का देखिए यहाँ पर कौन सा वाला किए हैं, पीछे का 3 और 4। 3 और 4 क्या करे, चंद्रशेखर का आसित और वीरा केन पूजते। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आसित वीरा वीरेण पूजते लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। क्लास 10 का 7 नंबर का, क्लास 12 में 9 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर के उपाय, आतंकवाद कारण में जनसंख्या वृद्धि और हानि, लाभ और हानि, यहाँ पर नारी सशक्तिकरण। तो देखिए हम कौन सा वाला किए हैं, हम जनसंख्या लाभ और हानि लिखे 3 नंबर का। देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर 9, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे निबंध, ठीक, ब्रैकेट में, और 3 नंबर लिखकर लिखेंगे जनसंख्या लाभ और हानि। इसमें सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय लिखेंगे और उपसंहार लिख देंगे, ठीक। और प्रस्तावना में क्या लिखेंगे भारत एक विकासशील देश है तथा यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ तक पहुँच गई है। उसके बाद जनसंख्या का वृद्धि का अर्थ लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय में जैसे 10 वर्षों के भीतर देश या राज्य की निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखेंगे। लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत की साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई लिखाई 73% है। बस इसी कारण से लोग अशिक्षित लोग जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं जानते हैं। देखिए 2 पेज आपको लिखना है अधिक से अधिक, क्लास 10 में हो तो और क्लास 12 में हो तो 3 पेज लिख देना, ठीक। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि के अगर इससे छोटा पेज आए तो 2.5 पेज लिख देना, ठीक। चलिए जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में लिखेंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी भोजन और पानी जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगित वस्तुओं के पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। उसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। इसमें लिखेंगे जनसंख्या की कमी, अधिकतर समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य आवश्यक है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस में लिखेंगे हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई। उपसंहार में लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 130 करोड़ पहुंच चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी अधिक होने का अनुमान है, ठीक। इस तरीके से उपसंहार में लिख देंगे। उसके बाद देखिए इधर देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 10 कर रहा है। क्या कर रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए 2+2 4 नंबर का, ठीक। अथवा करके भी दिया गया उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 10 और प्रश्नोत्तर 10 लिखकर यहाँ पर लिख देंगे पत्र लेखन। और पत्र लेखन में क्या लिखेंगे, देखिए पत्र लेखन फर्स्ट वाला कर रहे हैं मित्र के पास, यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मोहित और यहाँ पर लिखेंगे नमस्ते, आशा है कि यह पत्र तुम्हें कुछ स्वस्थ और प्रगतिशील हाल में मिले
और यहाँ पर लिखेंगे कि मैं यहाँ सुखद आ रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल में ही अपने विशेष रुचियों को बढ़ाया और तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पुस्तकें और कहानियाँ, हम तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि अब पुस्तकों के प्रति और भी आकर्षित हो गया हूँ। मैंने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी जो मेरे मन को बहुत कुछ सिखाई है। और यहाँ पर फोटोग्राफी में लिखेंगे मैंने फोटोग्राफी का भी शौक अपनाया है। अब मैंने अपने दिनचर्या की छवि खींचने के लिए रुचि लेता हूँ और मेरे जीवन की ओर और भी रंगीन बना रहा हूँ। उसके बाद कुकिंग में लिख देंगे हाल ही में खाना बनाने का शौक भी शुरू कर दिया हूँ और यहाँ पर नए रेसिपीज आजमाने में मज़ा आ रहा है और उसे बनाकर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि इन रुचियों के अलावा मैं अभी भी अपने काम में व्यस्त हूँ और यहाँ सब कुछ अच्छा जा रहा है। तुम्हें भी यही सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारा समय कैसे बीत रहा है। तुमसे भी यही सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारा समय कैसे बीत रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द मिलते हैं, ध्यान रखना। आपका अपना यानी कि आपका दोस्त रोहित कुमार जो भी है उसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन बता दिया और इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।